Hello, my dear students. Welcome you on Gurukulam Coaching Institute. Today we'll start with the Earth's interiors, यानी कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किस तरह का है, उसके जो बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर मैं सोर्सेज की बात करूं कि हमें किन किन तथ्यों से ये पता चलता है कि जो धरती है वो अंदर से किस तरह की है, उसकी लेयरिंग कैसे है, या उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, कितना टेम्परेचर है इंटीरियर में और कितना टेम्परेचर है आउटर लेयर्स में। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के सोर्सेज अवेलेबल है। पहला सोर्स है डायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास आते हैं माइनिंग एंड ड्रिलिंग, वॉल्केनिज्म, सरफेस रॉक्स। ठीक है, तो ये तीन ऐसे सोर्स है जिससे हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि हमारी जो धरती है वो अंदर से किस तरह की है, या इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम अच्छे से समझ बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो अर्थ के सोर्सेज में दूसरे सोर्स आते हैं, दैट इज़ आल्सो द इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज भी आते हैं। इसमें मेटेरियलाइट्स आते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, या आपके पास यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, या सिस्मिक नॉलेज के माध्यम से, यानी कि जो सिस्मिक वेव्स आती हैं उससे भी हमें पता चलता है कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो किस तरह का रहने वाला है। तो ये हमने देखा कि जो सोर्सेज है हमारे पास है वो कैसे है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे डायरेक्ट सोर्सेज को हम अब डिटेल्स में समझेंगे। अगर मैं इसमें डायरेक्ट सोर्स की बात करूं, माइनिंग एंड ड्रिलिंग की बात करूं, तो माइनिंग एंड ड्रिलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। तो वो मिलती है कि देयर आर सम प्रेशर्स एंड टेम्परेचर विच इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द इंटीरियर। यानी कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं, क्रस्ट से इंटीरियर की तरफ जाते हैं, तो हमें वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो टेम्परेचर है वो अर्थ के कोर में जाते जाते बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और डेंसिटी of the material increases from the top surface to the interior bottom. And there are two important projects related to the drilling projects। ठीक है, जिससे हमें जब हमने माइनिंग एंड ड्रिलिंग करके पता लगाया कि जो टेम्परेचर है वो अर्थ का इंक्रीज करता है। तो उसमें पहला जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ डीप ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट 1968। दूसरा आता है इसमें इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट 2003। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद आता है डायरेक्ट सोर्सेज में सेकंड इसकी की सिग्निफिकेंसेस क्या है। ठीक है, जो हम माइनिंग एंड ड्रिलिंग करते हैं तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस, चेंजेस इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एंड द अपर मैंटल्स, एंड द प्रोसेसेस दैट जनरेट मेजर अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ्स क्लाइमेट्स हिस्ट्री। सो इसकी लिमिटेशन आती है कि इम्पॉसिबल बियॉन्ड अ पॉइंट। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो एक सर्टन लेवल तक ही हम ड्रिल कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद अगर हम कोई भी उसमें रॉड वगैरह जो भी ड्रिलिंग का मशीन्स उसमें चलाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्केनिज्म एंड सरफेस रॉक। इससे भी हमें पता चलता है, वॉल्केनो से पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा हो सकता है। द लावा दैट कम्स आउट आफ्टर एन इरप्शंस कूल्स डाउन टू फॉर्म द डिफरेंट वॉल्केनिक rocks, and these rocks provides us the information about the different minerals present in the earth's interiors, the temperature conditions etc also। सो इसका मतलब क्या है कि जब लावा बाहर निकलता है, मैग्मा जो इंटीरियर में इकट्ठा है लिक्विड फॉर्म में है, जब वो बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में, तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। कूल होने के बाद वो सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बन के वो क्या रॉक फॉर्म कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में उससे भी हमें पता चलता है कि जो इंटीरियर है उसमें किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, और उसकी जो फॉर्मेशन है वो कितनी हुई है, और उसके टेम्परेचर एंड ऑल से हमें पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है कि जो इंटीरियर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। उसके बाद हम सरफेस रॉक्स की बात करते हैं। सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ मटेरियल दैट कैन बी फाउंड अप टू द सर्टेन डेप्थ। देन वी विल मूव नेक्स्ट, दैट इज
meteoroids that helps to understand the Earth's materials composition. For example, why we find iron in the Earth's interior. मतलब कि हमें जो आयरन है वो अर्थ के इंटीरियर में ही क्यों देखने को मिलता है, वो अपर लेयर में क्यों हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता। तो ऐसे कंडीशन में हम पता लगा सकते हैं कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो हैवी मेटल से बना है। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है helps determines the distribution of different materials within the earth. Earth magnetic fields help in understanding the presence and distribution of magnetic material inside the earth, provide information about the core. Seismic knowledge help understand the earth's internal structure. उसके बाद हमारे पास दो तरह की और सोर्सेज है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेज एंड ग्रेविटेशनल एनोमली। ग्रेविटेशनल फोर्सेज से क्या होता है कि इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद द मास एंड द ग्रेटर द मटेरियल मास द स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटेशनल पुल। यानी कि जितना किसी मटेरियल का मास ज़्यादा होगा उतनी उसकी क्या ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण जो पुल है वो ज़्यादा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसमें, the uneven distribution of mass in the different materials greatly influence gravitational forces. So this is the gravitational anomaly. Seismic waves क्या होती है? अब seismic waves वो waves है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि जो earthquake and all वो किस वजह से आता है, क्या उसके causes रहते हैं। When the earthquake occurs, shock waves of energy called the seismic waves are released from the earthquake focus. यानी कि जब धरती के ऊपर सपोज करिए कि ये अर्थ है और यहाँ पे कोई सेस्मिक जोन है, ठीक है, और यहाँ से ये कोई वेव्स आई ऊपर को डायरेक्ट, तो ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, और इससे क्या है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो हिल जाएगी और हिलने के बाद क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। तो ये हमें अर्थक्वेक की वेव से पता चलता है, लेंथ से पता चलता है कि किस तरह से ये जनरेट हुई है। इसको अगर रिकॉर्ड एंड मेजर की बात करें तो सिस्मोमीटर्स के माध्यम से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो टाइप्स है वो दो तरह की हमारे पास सिस्मिक वेव्स होती है, दैट इज बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। जो बॉडी वेव्स है originate from the inside of the earth and travel through the different layer, मतलब कि अलग अलग दिशा में जाती है। जो सरफेस वेव्स है, when body waves react with rocks on the earth's surface they produce surface waves। मतलब जब ये बॉडी वेव्स अर्थ क्रस्ट पे पहुंच जाती है और अर्थ क्रस्ट से टकराती है तो उसके बाद ये सरफेस वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें उसके बाद ये डिस्ट्रक्टिव मैनर्स में मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी हमारी सरफेस वेव्स ही होती है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे सिस्मिक वेव्स एंड अर्थ सिस्मिक वेव्स के पूरे स्ट्रक्चर को, तो ये बॉडी वेव्स है और ये सरफेस वेव्स में दो डायग्राम बनाए गए हैं। पी वेव्स और एस वेव्स हमारी कौन सी है, बॉडी वेव्स है। और ये क्या जो पी वेव्स है दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन, या तो ये क्या इस तरह से हो इकट्ठे की एक तरफ आ जाती है या ये दूर चली जाती है, ठीक है। जो एस वेव्स है वो क्या है इस तरह से घूमेगी ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या बनाती है थोड़ा सा एस शेप टाइप्स ऑफ जो ये आकृति बनाती है वो कैसे बनेगी इसकी, वो एस शेप के स्टाइल में बनेगी। और इसका एक डिफरेंसेस ये है कि जो पी वेव्स है वो तीनों फॉर्मेट में मूव करती है या ट्रेवल करती है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ये तीनों फॉर्म में ट्रेवल करती है, जबकि ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती। कौन सी, एस वेव्स ट्रेवल नहीं करेगी। जो रेले वेव्स है और लव वेव्स है या एल वेव्स है, आर वेव्स या एल वेव्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये डायरेक्शनली प्रोपोर्शनलेट चलती है। और ये क्या है कि ये यहाँ पे इस तरह से रोटेशन करती है रेलिंग वेव्स, ठीक है, तो एक इस तरह से घूर्णन करती है, ठीक है। और जो एल वेव्स है तो ये क्या डायरेक्ट इस तरह से मूव करती है। और जो ये अर्थ का
क्रस्ट होता है इसको ये शेकन करती है। जैसे यहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह होती है, तो अगर बिल्डिंग को देखिए, जब ये एस वेव्स एल वेव्स आएगी तो बहुत ख़तरनाक तरीके से ये अर्थ के अपर लेयर को हिला देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। अगर देखेंगे आप, तो जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह का कोलैप्स होता है तो वो इसी वेव्स की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज़ द बॉडी वेव्स एंड व्हाट इज़ द सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स हैं जो पी वेव्स एंड एस वेव्स है, उसको हमने यहाँ पे देखना है। तो जो हमारे पास प्राइमरी वेव्स है या पी वेव्स है, फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, सबसे पहले ये सरफेस पे पहुँच जाती है और इनकी जो ट्रैवलिंग होती है दैट आर वेरी फास्ट and 5 to 14 किलोमीटर पर सेकंड and similar to the sound waves and travel through gaseous liquid and solid speed is reduced in liquid and gas। जब gaseous और liquid फॉर्मेट से p waves आगे ट्रेवल करती है तो उनकी स्पीड क्या है, धीरे धीरे कम हो जाती है, जबकि सॉलिड में ये बहुत ज़्यादा रहती है। तभी तो ये कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होने का मतलब क्या है कि जो सॉलिड है वहाँ से जो हमारी साउंड है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। उसके बाद आता है इसमें also called comprehensial waves and a particular subject to p waves moves in the same direction। इसके बाद आता है secondary waves और s waves arrives at the surface with some time lag, speed lower than p waves दैट इज़ 3.5 टू 7.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड रहेगी इसकी? 3.5 से 7.2 पर सेकंड किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, जबकि ये कितनी 5 से 14 किलोमीटर की रेंज से चलेगी। ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटेरियल। जो एस वेव है वो सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करेगा, लिक्विड से ये ट्रेवल नहीं कर सकता। ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स एंड पर्टिकुलर मूव परपेंडिकुलर्स टू द wave direction and also called shear waves, also called shear waves। उसके बाद आता characteristics क्या है इसके, इस waves के। so only affect the surface and act obliquely and most violent and destructive of all। जो ये waves है वो that are very destructive and cause displacement of the rocks। type of the surface waves है जो मैंने बताया था, एल वेव्स एंड आर वेव्स, लव वेव्स एंड रैली वेव्स। सो नेम्ड आफ्टर AEH लव हु फर्स्ट प्रेडिक्टेड इट इन 1911 फास्टेस्ट सरफेस वेव्स एंड मूव्स द ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड। उसके बाद आता है रैली वेव्स दैट इज नेम्ड आफ्टर द लॉर्ड रैली हु डिस्कवर्ड दैम इन 1885 and roll over the ground like waves। ground moves in an elliptical motion। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी। अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी inaugurated a seismological observatory in Udhampur, Jammu and Kashmir। So what about the earthquake observatory installed by National Center and Seismology in the Ministry of Earth Science? And it is the part of it is part of an effort title that is seismic microzonation। Its aim is to generate vital geotechnical and seismological parameters for developing earthquake risk resilient buildings, design codes for structures and infrastructure। Then comes next emergence of shadow zone। शैडो जोन क्या होता है? स्पेसिफिक एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड ऑन सिस्मोग्राफ। एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेव्स नॉट रिकॉर्डेड ऑन देयर सिस्मोग्राफ्स, दैट इज कॉल्ड द शैडो जोन। इसकी क्या है कि बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर recorded arrivals of both P and S waves। located beyond 145 degree from the epicenter records arrivals of P waves but not of S waves। So making the zone between 105 degree and 100
45 degree from epicenters as the shadow zone for waves. So beyond 105 degree to know S waves. Shadow zone of S waves is much larger, a little over 40% than that of the P waves. इसके बाद आता आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जो हमारा आउटर कोर है वो कैसा रहेगा, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें किसमें पाई जा रही है, वो प्लाज्मा फॉर्मेट में पाई जा रही है। बट लेटर जो इनर कोर है, ठीक है, दैट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ द सॉलिड कोर। तो इसमें ये देखिए, ठीक है, जो पी शेडो जोन है ये हमारा शेडो जोन है। यहाँ से ये रेज निकलती है, पी वेव्स ट्रैवल करती है 105 डिग्री पे, फिर इसके बाद ये इस तरह से ट्रैवल करती है, ठीक है, यहाँ से टिल्ट हो जाती है, और इस तरह से ये जो 145 डिग्री और इसके बीच का जो जोन है दैट इज़ शैडो जोन, ठीक है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज द शैडो जोन। यहाँ पर किसी तरह की वेव्स ट्रैवल नहीं करती। उसके बाद आता है एस वेव्स शैडो जोन, ठीक है, ये पी वेव्स के लिए शैडो जोन था, एस वेव के शैडो जोन ये वाला एरिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे को ट्रैवल ही नहीं कर पाती। लिक्विड जहाँ जितना भी लिक्विड पोर्शन है वहाँ पे ये ट्रैवल ही नहीं करेगी। सो ये इसका कंपैरिजन है, तो हम इसको कंपैरिजन को नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिया गया है हमारे पास, कि इसमें क्या रहता है कि जो ये अर्थ है इसमें दैट इज़ द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर दैट इज़ कॉल्ड द क्रस्ट, दैट इज़ सॉलिड, एंड ये ओशनिक का जो लेयरिंग है इसकी दैट इज़ 18 किलोमीटर, कॉन्टिनेंटल 32 किलोमीटर। फिर आता है लिथोस्फीयर, दैट इज़ मेंटल सॉलिड अपर मेंटल, और इसको एस्थेनोस्फीयर्स के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और एंड आउटर कोर एंड इनर कोर, ये हमारा आउटर कोर की आ गया और ये इनर कोर आ गया। उसके बाद आता है क्रस्ट। इसको ये सब चीज़ें डिटेल्स की गई है, थिकनेस कितनी है ये ऑलरेडी वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर, सो वी आर नॉट गोइंग विद दिस ऑल। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंटीरियर कितना है, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस एट द बेस एंड 35 डिग्री सेल्सियस बेस on of the mantle and 5000 degree Celsius on the Earth's center. Geothermal gradients, the change in the Earth's temperature with depth. तो ये इसके बेसिक चीज़ें थी जो हमने आज अंडरस्टैंड कर ली। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।